स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था एंड थोड़ा बहुत ये भी जान लिया था कि क्या क्या फैक्टर्स है जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। आज उसी को थोड़ा सा हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आई होप आप पिछले क्लास का जो भी हमने पढ़ा था वो आपके दिमाग में है, आप रिलेट करते जाएंगे जो भी हम इसमें पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के बारे में हमने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस देखा था हमने, रेजिस्टेंस इज वाज इन्वर्सली या इज इन्वर्सली रिलेटेड टू करंट। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा करंट का फ्लो उतना कम होगा, एंड जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा। मैंने ये भी बताया था रेजिस्टेंस, किसी भी ऑब्जेक्ट का रेजिस्टेंस क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है करंट के फ्लो में, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट कम फ्लो करेगा, यही बताया था। नाउ कुछ फैक्टर्स भी मैंने बताया था उसमें कि क्या क्या फैक्टर्स है रेजिस्टेंस, मतलब किस किस फैक्टर्स, किसी भी मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है वो कैसा होगा, वो किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, ये बताया था। तो वो 4 फैक्टर फिर हम आज डिस्कस करने वाले। पहला फैक्टर क्या बताया था कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का कितना लंबा है, कंडक्टर कितना लंबा है या छोटा है इसके ऊपर। देन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर या थिकनेस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर आपको मुश्किल लगता है तो आप सिर्फ सिंपली थिकनेस ऑफ द कंडक्टर भी बोल सकते हैं। द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर मतलब अब किसी वायर को आप जब देखेंगे वैसे इतना छोटा सा है ना, इसको हम जब जूम करेंगे ये वाला पार्ट एक बड़ा ऐसा सर्कुलर दिखेगा, है कि नहीं। तो ये हो गया हमारा क्रॉस सेक्शन। तो ये इसका जितना एरिया ज़्यादा होगा उसका उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि रेजिस्टेंस कितना है, जितना कम होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मेनली हम बोल सकते हैं कि मोटा वायर एंड पतला वायर, समझ में, मोटा वायर एंड पतला वायर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो थिकनेस को, इस वाले पॉइंट को हम ऐसा समझें कि मोटा वायर, एक मोटा वायर है, आपने मोटे मोटे वायर्स भी देखे होंगे, और एक पतला सा वायर है, आपने थिन वायर्स भी देखे होंगे इलेक्ट्रिक के वर्क में, है ना। तो मोटा वायर एंड थिन वायर, इनमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करता है या रेजिस्टेंस क्या है वो हम देखेंगे। तो एक एक करके पॉइंट को डिस्कस करते हैं। पहला लेंथ ऑफ द कंडक्टर, मैंने बता दिया था कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू और प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली रिलेटेड टू और प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, ठीक है। कि जो लेंथ ऑफ द कंडक्टर है वो क्या है, डायरेक्टली रिलेटेड है रेजिस्टेंस से। मतलब जितना लंबा आपका कंडक्टर होगा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, जितना शॉर्ट कंडक्टर होगा उतना आपका जो रेजिस्टिविटी है वो कम होगा। इफ़ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, देखिए ये वाला पॉइंट क्वेश्चन में आता है कभी कभी, इफ़ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज इंक्रीज्ड इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। अगर किसी भी कंडक्टर का हम लेंथ को इंक्रीज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है। इफ़ द लेंथ इज ऑफ द कंडक्टर इज डिक्रीज इट्स रेजिस्टेंस ऑल्सो डिक्रीजेस। अगर लेंथ को हम लोग डिक्रीज करते हैं तो उसका जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है वो भी डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एल है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू, ये एल है, आर फॉर आपका रेजिस्टेंस है एंड एल फॉर लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। इट इज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। सिंबल से हम उसको ऐसे शो करेंगे, ये L, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन इफ द लेंथ इज डबल्ड, किसी कंडक्टर का हमने लेंथ को डबल कर दिया तो क्या होगा। सोचिए कि एक कंडक्टर है, उसमें से करंट, जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, एंड हमने क्या किया, उसका लेंथ को डबल कर दिया समहाउ, कुछ और उसमें कनेक्ट करके, ठीक है। सो इफ द लेंथ इज डबल देन रेजिस्टेंस ऑल्सो गेट्स डबल, तो रेजिस्टेंस भी उतना ही डबल हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर हम उसको हाफ कर देते, इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज हाफ रेजिस्टेंस ऑल्सो गेट्स हाफ, ठीक है। ये दिमाग में याद होना चाहिए आपको। नाउ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या थिकनेस, जो मैंने बोला था कि अगर मोटा वायर है तो क्या रेजिस्टेंस रहेगा और अगर पतला वायर है तो क्या रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और थिकनेस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली रिलेटेड टू प्रोपोर्शनल, इनवर्सली रिलेटेड और प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, ठीक है। जो बोला जो थिकनेस ऑफ कंडक्टर है वो क्या है, डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, वो इनवर्सली रिलेटेड है। मतलब जितना थिक होगा करंट फ्लो उतना आराम से होगा, मतलब रेजिस्टेंस उतना कम होगा। थिकनेस ज़्यादा होने पे रेजिस्टेंस कम होगा एंड थिकनेस कम होने पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। थिकनेस ज़्यादा होने का मतलब है कि उसमें से करंट आराम से फ्लो कर पाएगा एंड
जिस वजह से उसका रेजिस्टेंस, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम होता है तो उस वजह से उसमें से करंट भी ज़्यादा फ्लो कर पाएगा। जबकि अगर थिकनेस मतलब पतला वायर होता है तो उसका रेजिस्टिविटी जो है ज़्यादा होता है। याद रखना बिल्कुल जो है इजी है, आपको जस्ट किस हिसाब से ये प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली है या इन्वर्सली है, ये याद रखना। जैसे लेंथ के साथ डायरेक्टली है, लेंथ को बढ़ा दो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, लेंथ को घटा दो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। उस तरह थिकनेस का क्या है कि थिकनेस ज़्यादा होने से रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि करंट को फ्री फ्लो होने के लिए जो है बहुत जगह मिल जा रहा है थिकनेस की वजह से। तो थिकनेस अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, जो रेजिस्टेंस है वो कम होगा, एंड थिकनेस अगर कम है, पतला वायर है, तो उसमें से करंट फ्लो जो है कम हो पाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल इससे हट के मैं आपको देता हूँ कि मान लीजिए एक रास्ता है ये, ठीक है, इस रास्ता में ऐसे 3 गाड़ी जो है पास कर सकता है एक बार में। तो जब ये 3 गाड़ी ऐसे एकदम पैक्ड है तो क्या बहुत आराम से पास कर पाएगा, उतना जल्दी से आराम नहीं पास नहीं कर पाएगा। लेकिन इस रास्ता को अगर चौड़ा कर दिया जाए, मोटा कर दिया जाए, तब ये आराम से पास कर जाएगा। मतलब उस समय इनका जो पास करने के लिए जो रुकावटें हैं वो नहीं रहेगी, है ना। इसमें रुकावटें मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसीलिए थिन वायर्स में से जो इलेक्ट्रिसिटी पास करती है वो कम मात्रा में पास कर सकती है, इसलिए क्योंकि उनका रेजिस्टिविटी ज़्यादा रहता है। और जो थिक वायर होता है उनका क्रॉस सेक्शन का एरिया ज़्यादा होने की वजह से उनमें से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आराम से पास कर सकता है, क्योंकि उनका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। ठीक है, नाउ आर इज इनवर्स, ये जो हम रिलेशनशिप दिखा रहे हैं आर, ये प्रोपोर्शनल का इज इनवर्सली रिलेटेड टू क्या दिखा रहे हैं हम, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। ए मतलब एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ये सिंबल को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो आर इज रेजिस्टेंस एंड ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर ये डायरेक्टली रिलेटेड होता तो हम सीधे 1/a नहीं लिखते, सिर्फ ए लिखते। इनवर्स रिलेशन है इसलिए 1/a है। ठीक है, अगर थिकनेस ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, थिकनेस कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो इफ़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज डबल, या फिर इसमें बोल सकते हैं इफ द थिकनेस ऑफ कंडक्टर इज डबल देन इट्स रेजिस्टेंस गेट्स हाफ, उल्टा हो जाता है। देखिए लेंथ के केस में क्या हुआ था कि लेंथ को डबल करने पे रेजिस्टेंस भी डबल हो रहा था, लेकिन यहाँ पे अगर थिकनेस को हम डबल कर दे रहे हैं तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो हाफ हो जा रहा है। और अगर हम थिकनेस को हाफ कर देते हैं तो रेजिस्टेंस हमारा डबल हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों याद होना चाहिए। Also, the thickness of any conductor such as wire is usually represented by its diameter। जो किसी भी वायर का थिकनेस जो है उसके डायमीटर से रिप्रेजेंट होता है कि वो कितना मोटा है या पतला है। क्यों? क्योंकि जो आपका सर्कल है, जो वायर है उसका जो एंड होता है वो सर्कुलर होता है, हालांकि बहुत ही छोटा होता है लेकिन वो होता है सर्कुलर। तो इसलिए उसका थिकनेस को कैसे मेजर किया जाता है, उसके डायमीटर से मेजर किया जाता है। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर। तो रेजिस्टेंस को हम ये भी बोल सकते हैं, इट्स रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज इंक्रीज्ड बाय n टाइम्स, इसको अच्छे से समझिए कि अगर डायमीटर को हम इंक्रीज कर देते हैं बाय n टाइम्स, दैट मीन्स वी आर इंक्रीजिंग द क्या, हम किसको इंक्रीज कर रहे हैं, हम इंक्रीज कर रहे हैं थिकनेस को। अगर थिकनेस इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 1/n² हो जाएगा। अगर डायमीटर को हम n टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस जो है 1/n² ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, मतलब ये कम हो जाएगा। एंड इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज मेड 1/n, मतलब अब डायमीटर को कम कर दिए तो रेजिस्टेंस जो है n² टाइम से इंक्रीज हो जाएगा, उसका जो भी ओरिजिनल वैल्यू है उससे n² टाइम्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इस चीज़ को समझिए। ठीक है, जो थिकनेस है किसी भी कंडक्टर वायर का, वो वायर क्या होता है, एंड पे सर्कुलर होता है, तो उसके क्रॉस सेक्शन का एरिया निकालने के लिए वो सर्कुलर जब है तो यानी कि πr² यूज़ होगा। इस वाले पोर्शन को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आपका ये फॉर्मूला का हेल्प लेना चाहूँगा। आप देखिए यहाँ पर, समझने की कोशिश कीजिए चीज़ यहाँ पे क्या कहने का है। देखिए जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वायर का, आप ठीक से देखेंगे तो वो एक सर्कुलर मिलेगा, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है πr², पहली बात। आर मतलब क्या होता है, डायमीटर होता है 2r, डायमीटर होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस, है ना। तो डायमीटर अगर ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, आर इज इक्वल टू क्या होगा d/2, यानी कि अगर यहाँ पे r को d/2 रख देता हूँ एंड स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा π2² का वैल्यू हो जाएगा 4d²। ठीक है, तो ये वाला चीज़ तो हमारा जब जब इसका एरिया ऑफ मतलब आप इसको थिकनेस को बढ़ाएंगे या घटाएंगे जो भी करेंगे, तो
उसमें जब हम एरिया फाइंड करेंगे ये वाला चीज़ हमारा कांस्टेंट रहेगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, सिर्फ चेंज क्या होगा, ये वाला होगा। इसीलिए यहाँ पर क्या बोला है, द थिकनेस ऑफ एनी कंडक्टर सच एज वायर यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय इट्स डायमीटर। अब यहाँ पे देखिए द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, ये जो स्क्वायर बात किया ना, स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर, ये इसीलिए किया है क्योंकि अगर इसका थिकनेस को बढ़ाएंगे या घटाएंगे ये वैल्यू तो आपका कांस्टेंट ही रहेगा, तो एरिया बढ़ाना घटाना सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड करेगा, डी स्क्वायर के ऊपर। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए बोला है कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर। इसी तरह से चाहे तो इस रेडियस के साथ भी कुछ ना कुछ आप इसका रिलेशन बता सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या बोला है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर। आगे का बात देखिए, बोला इफ डायमीटर ऑफ द वायर इज इंक्रीज बाय n टाइम्स। अभी अगर आप डायमीटर को n टाइम्स इंक्रीज करते हैं π/4 तो ये एरिया कितना इंक्रीज हो जाएगा, n d स्क्वायर, मतलब ये हो जा रहा है π/4 n स्क्वायर d स्क्वायर, मतलब थिकनेस हमारा कितना इंक्रीज हो रहा है, थिकनेस जो हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो n स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज हो जा रहा है। देख रहे हैं, अब n स्क्वायर टाइम्स अगर इंक्रीज हो रहा है, जैसे यहाँ पर हमने एक चीज़ पढ़ा कि अगर थिकनेस को हम डबल कर देते हैं तो रेजिस्टेंस जस्ट हाफ हो जाता है ना। डबल मतलब थिकनेस को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं थिकनेस को, तो जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है कि नहीं, यही तो बता रहा है। तो उसी तरह से यहाँ पर हमारा जो थिकनेस है वो कितना बढ़ा है, n स्क्वायर टाइम्स बढ़ा है, तो n स्क्वायर टाइम्स बढ़ेगा तो जो हमारा रेजिस्टेंस है 1/n स्क्वायर टाइम्स घटेगा। वही चीज़ तो यहाँ पे बोला है। सो इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज इंक्रीज बाय n टाइम्स, जैसे आप डायमीटर को n टाइम्स इंक्रीज करेंगे तो उसका एक्चुअल में जो थिकनेस इंक्रीज होगा, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इंक्रीज होगा, वो n स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज होगा। अगर वो n स्क्वायर टाइम इंक्रीज होता है तो जो रेजिस्टेंस होगा वो 1/n स्क्वायर होगा ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी। उसी तरह से बोला है कि अगर हम डायमीटर को 1/n टाइम्स घटा देते हैं, डायमीटर को 1/n टाइम्स घटा देते हैं तो जो रेजिस्टेंस है वो n स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगा, जस्ट इसका ऑपोजिट। ठीक है, आई होप ये वाला एग्जांपल से थोड़ा सा भी आपको समझ में आया होगा। ये यहाँ पर थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट इस चीज़ को बार बार थोड़ा ध्यान से देखिए एंड खुद लिख के भी प्रैक्टिस करिए। आई होप आपको थोड़ा सा क्लैरिटी इसमें मिलेगा। ठीक है, आगे नेचर ऑफ मटेरियल का बात करते हैं। हमने थिकनेस का बात कर लिया, लेंथ का बात कर लिया। अब रेजिस्टेंस नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, इलेक्ट्रिशियन ग्लव्स पहन के काम करता है, रबर वाला, क्योंकि वो उसका रेजिस्टेंस जो है हाई होता है उसमें, जिसकी वजह से उनको शॉक नहीं लगता। तो वैसे ही कुछ नेचर ऑफ मटेरियल, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। ऑल कंडक्टर्स थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन पास हैव लो रेजिस्टेंस। बेसिकली जितने भी कंडक्टर्स या इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक वायर या वगैरह जो भी यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी काम में, जिसमें हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी पास करें, उनका रेजिस्टेंस यूजुअली क्या रहता है, लो रहता है। अगर उनका रेजिस्टेंस लो नहीं रहेगा तो हम उनको इलेक्ट्रिक कामों पे नहीं लगा पाएंगे, एज़ कम्पेयर टू इंसुलेटर्स लाइक रबर एंड ग्लास। ठीक है, तो इंसुलेटर्स क्या होता है, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी 1% या 0.001% भी पास नहीं करता है, बिल्कुल पास नहीं करता है। लास्ट है टेम्परेचर। हमने बोला था कि रेजिस्टेंस ऑफ ऑल प्योर मेटल इंक्रीजेस ऑन रेजिंग द टेम्परेचर। जितने भी प्योर मेटल्स हैं ना, अगर उनका टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उनका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब डायरेक्टली रिलेटेड है टेम्परेचर के साथ। एंड डिक्रीजेस ऑन लोअरिंग द टेम्परेचर। ठीक है, और टेम्परेचर जैसे घट जाता है वैसे ही उनका रेजिस्टिविटी भी घट जाता है, रेजिस्टेंस भी घट जाता है। ठीक है, नाउ डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी देखिए, द रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। The resistivity represents the resistance of the material which has specific dimension. Resistivity जब हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं तब हम ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस विथ देयर स्पेसिफिक डायमेंशन, मतलब 1 मीटर का है तो कितना होगा, या फिर एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन 30 सेंटीमीटर है तो कितना होगा, लाइक दैट। मतलब स्पेसिफिक डायमेंशन के साथ जब हम रेजिस्टेंस को बता रहे हैं, एट दैट टाइम वी आर डिफाइनिंग रेजिस्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल। ठीक है, दैट इज द मटेरियल हैज़ अ 1 मीटर लेंथ एंड 1 स्क्वायर मीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसका कितना रेजिस्टेंस होगा, ये जब हम बताएंगे दैट टाइम हम लोग क्या बता रहे हैं, एक्चुअली रेजिस्टिविटी बता रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होता है, वो होता है ओम्स, जिसको हमने ऑलरेडी पहले बता दिया। ओम्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस साइन से। तो रेजिस्टेंस हमने देखा क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो ये हमने पहले पढ़ लिया, इसको इंडिकेट ऐसे करते हैं, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इनवर्स अगर होगा तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे उसको 1/, कर देंगे। इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल। ठीक है, तो 1/। तो अब ये दोनों इक्वेशन को कंबाइन करिए। यहाँ पर एक समझने का चीज़ है, देखिए रेजिस्टेंस इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या थिकनेस। तो दोनों इक्वेशन को जब हम कंबाइन कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, R is इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a इंटू एल, मतलब लेंथ, ठीक है। और R इज इक्वल, ये जो सिंबल है पी आपको दिख रहा है, इसको हम लोग रेजिस्टिविटी कहेंगे, ठीक है। वेयर पी इज कांस्टेंट नोन एज रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। फ्रॉम द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन हमको मिला, वी हैव, ये जो रेजिस्टिविटी का वैल्यू है, इसका वैल्यू क्या है, R इंटू ए बाई एल, मतलब रेजिस्टेंस इंटू आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाई एल। ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, इसको आपको जो है अच्छे से समझना चाहिए एंड याद रखना चाहिए ये चीज़। ठीक है, देखिए यहाँ से ये वाला रिलेशन कहाँ से आया, ये दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, ठीक है। तो ये दोनों को जब हमने कंबाइन कर दिया, देखा कि ये जो है डायरेक्टली रिलेटेड टू लेंथ है, तो डायरेक्टली देखिए दिखा रहा है ना, डायरेक्टली रिलेटेड टू लेंथ एंड इनवर्सली रिलेटेड टू क्या है, इनवर्सली रिलेटेड टू थिकनेस है, तो 1/a इंटू एल। तो इसका मतलब जो रेजिस्टेंस होगा वो कैसे रिलेटेड होगा, दोनों को एक साथ अगर कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू एल/a। अब ये 1 को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, एक कांस्टेंट वैल्यू जो कि है रेजिस्टिविटी। ये जो 1 होगा, ये इसको हमने यहाँ पे रिप्लेस किया, देखिए फॉर्मूला में इसको बोलेंगे हम रेजिस्टिविटी। तो ये फॉर्मूला लिखिए एंड इसको अच्छे से याद करिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय ये काम आएगा। अगर आप में से आपको इसमें से कुछ भी वैल्यू, 2-3 वैल्यू दिया हुआ है और एक फाइंड करने के लिए बोला गया, तो ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे। तो रेजिस्टिविटी ऑफ सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स लेंथ और थिकनेस, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड टेम्परेचर। रेजिस्टेंस के 4 फैक्टर बताया हमने, लेकिन जो रेजिस्टिविटी है वो रेजिस्टिविटी डेफिनेशन में मैंने आपको दिखा दिया, ये किस पे डिपेंड करेगा, ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस एंड टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी जो है सब्सटेंस का नेचर पे डिपेंड करेगा एंड उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर कितना है एंड वो सब्सटेंस किस चीज़ से बना है और किस चीज़ का वो मटेरियल है, ठीक है। तो ये नीचे एक टेबल में दे रहा हूँ जिसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखाया जा रहा है रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी का, ताकि थोड़ा सा आप कंफ्यूज ना रहे कि दोनों वर्ड सेम लग रहे हैं। तो बेसिस फॉर कंपैरिजन, पहले डेफिनेशन देखते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू विच इट ऑपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल हैविंग स्पेसिफिक डायमेंशन। रेजिस्टिविटी इज मोर स्पेसिफिक देन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में सिर्फ हम लोग ये जानते हैं इसमें कि ये एक प्रॉपर्टी है ड्यू टू जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी है, उसको रोकने की कोशिश किया करते हैं। लेकिन रेजिस्टिविटी मतलब हम स्पेसिफिक डायमेंशन का किसी एक मटेरियल को डिफाइन कर रहे हैं कि उसका कितना रेजिस्टेंस है, तो वो हो जाता है रेजिस्टिविटी। तो फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस, ये फॉर्मूला रेजिस्टेंस का है एंड ये फॉर्मूला रेजिस्टिविटी का है। ऐसा यूनिट ओम्स है और रेजिस्टिविटी में जब हम बताएंगे तब ओम्स मीटर होगा। सिंबल इसका ये है एंड इसका सिंबल इस तरीके का है। डिपेंडेंस इसमें ये किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ, क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ कंडक्टर एंड टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी में टेम्परेचर एंड सब्सटेंस भी आप लिख सकते हैं, टेम्परेचर एंड सब्सटेंस। नीचे टेबल में कुछ मटेरियल्स का आपको रेजिस्टिविटी दिया हुआ है एट 20 डिग्री सेल्सियस। ये रेजिस्टिविटी आपको बिल्कुल याद हो जाना चाहिए कंडक्टर, एलॉयज एंड इंसुलेटर्स का, क्योंकि ये रेजिस्टिविटी वैल्यूज़ अगर क्वेश्चन में दिया हो तो ठीक है, नहीं दिया हो तो जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे ये वैल्यू अगर आपको याद नहीं है तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे न्यूमेरिकल्स को, ठीक है। सिल्वर का कितना रेजिस्टिविटी है, कॉपर का कितना रेजिस्टिविटी है, ओम्स मीटर में है, देखिए सब, ठीक है। एल्यूमिनियम का कितना है, टंगस्टन का कितना है, निकल का कितना है, आयरन का कितना है, क्रोमियम, मर्करी, मैंगनीज, उस तरह से एलॉयस का भी दिया हुआ है, इंसुलेटर्स का भी दिया हुआ है, ठीक है। देखिए इंसुलेटर्स का जो रेजिस्टिविटी वो कितना हाई है, देख रहे हैं ये माइनस में है, मतलब बहुत ही लो रेजिस्टिविटी है। और यहाँ पर देखिए इंसुलेटर्स का रेजिस्टिविटी बहुत स्ट्रांग है, मतलब करंट इसमें से पास करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन न्यूमेरिकल 1-2 दिखा देता हूँ मैं आपको। एक कॉपर वायर ऑफ लेंथ 4 मीटर, लेंथ यहाँ पे दिया हुआ है 4 मीटर, आर ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ 0.85 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ये क्या है, थिकनेस दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। एल का वैल्यू है ये, और ये किसका वैल्यू है, ए का वैल्यू है। हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ, ये टी का वैल्यू है,
आर का वैल्यू है, ये टी नहीं है, आर का वैल्यू है रेजिस्टेंस ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻2 ओम्स, कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आर इंटू ए बाई एल, अभी अभी हमने देखा, जस्ट उस फॉर्मूला में पुट कर देना है। तो आर का वैल्यू हमारा है 2 इंटू 10⁻⁻2, 2 इंटू 10⁻⁻2। उसके बाद हमने क्या देखा, ए का वैल्यू क्या है 0.85 इंटू 10⁻⁻6 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या करना है एल, है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 10⁻2 इंटू 10⁻6, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों आपस में ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 0.85 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई 4, है ना। ये कैंसिल कर सकते हैं हम। उसके बाद 0.85 को डिवाइडेड बाई, देखिए इसको ब्रेक करने के लिए मत जाएगा, नहीं तो मुश्किल में पड़ जाएगा। तो अभी जो नंबर जस्ट है, डेसिमल नंबर्स हो या जैसे नंबर्स में कुछ दिख रहे हैं, उसी को हम कैलकुलेशन करके जो पावर में उसको पावर में ही रखेंगे। तो 0.85 डिवाइड बाई 2 करेंगे आप, तो ये आ जाएगा 0.425 इंटू 10⁻⁸ ओम्स मीटर। ठीक है, अगर इसको हम करने के लिए गए तो फिर फंस जाएंगे कैलकुलेशन। देखिए कितना इजी कैलकुलेशन है, आपको फॉर्मूला याद रखना होगा एंड तरीका याद रखना होगा, ठीक है, कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ये हो गया रेजिस्टिविटी। एंड रेजिस्टिविटी में आप सिर्फ ओम्स लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, ओम्स मीटर आपको लिखना है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 2 देखते हैं, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर ऑफ 1 किलोमीटर। ये लेंथ दिया हुआ है, एल का वैल्यू एंड 0.500 मिलीमीटर डायमीटर दिया हुआ है। इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर इज 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम्स मीटर। यहाँ पे रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए बोला है, आपको रेजिस्टिविटी दिया हुआ है, ठीक है। तो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन चाहिए, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इस पे नहीं दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन क्या होगा, कोई वायर, मैंने बताया वायर का जो एंड होता है वो सर्कुलर होता है, तो अगर वो सर्कुलर होता है तो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन का आप जो एरिया निकालेंगे वो पाई आर स्क्वायर होगा, मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज होगा। तो पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7 एंड यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है 0.50, ठीक है ना। तो 0.50 और आपको यहाँ पे मीटर में चेंज करना है इसको, क्योंकि हमारा जो लास्ट में आंसर आना है वो जो रेजिस्टिविटी है वो मीटर में है, तो इसको भी आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। अब मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, 1000 से डिवाइड। देखिए मैंने यहाँ पर एक बार में किया है, आप चाहे तो पहले उसको करके फिर इसमें डाल सकते हैं। एंड ये डायमीटर है, इसको फिर रेडियस में चेंज करना है, क्योंकि जो एरिया होगा वो आर आएगा इसमें, तो रेडियस में चेंज करने के लिए डिवाइडेड बाई 2। तो ये वाला पार्ट समझ में आ गया। देखिए ये हो गया पाई का वैल्यू, ये हो गया आपका आर स्क्वायर का वैल्यू, आर का वैल्यू मीटर में किया हुआ है, 0.50 मिलीमीटर है, मीटर में करने के लिए उसको 1000 से डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद 22/7 इंटू 0.25 कैसे आया आपका, देखिए 0.50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.25 आएगा एंड 1000 डिनोमिनेटर में है, मतलब वो 10⁻³ होगा। क्यों, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 1000, फॉर सपोज ये 1/1000 में लेता हूँ समझाने के लिए, तो यहाँ पर ये 10³ हो गया। जब इसको आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 10⁻³, तो वही चीज़ यहाँ पर भी हुआ है, ठीक है। ये 22/7 यहाँ पर का इंटू इसका 0.25 इंटू 10⁻³ स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया हो ना। ये 22/7, नेक्स्ट इसका आगे कैलकुलेशन देखिए 22/7, फिर ये जो स्क्वायर है इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, तो 0.25 स्क्वायर ले लिया मैंने एंड 10⁻³ का स्क्वायर होगा, मतलब -3 इंटू 2 हो जाएगा ये, तो 10⁻⁻6। अब इसका आप कैलकुलेशन करेंगे, ये पार्ट का 10⁻⁻6 को छोड़ देंगे, ये वाला पार्ट का कैलकुलेशन करेंगे पॉइंट में डेसिमल में जो भी आएगा अप्रॉक्स, तो ये 0.1964, ठीक है। इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, पहले आप इसको स्क्वायर कर लीजिएगा रफ में, ठीक है। 0.25 स्क्वायर करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको 22 से मल्टीप्लाई करिएगा, वो भी रफ वर्क है, देन डिवाइड बाई 7 करेंगे तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। कोई कैलकुलेटर मोबाइल इसमें यूज़ नहीं करना, क्योंकि अगर आप अभी कैलकुलेटर मोबाइल यूज़ करके प्रैक्टिस करेंगे तो वही है कि एग्जाम में जाके न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे, यही पॉइंट कैलकुलेशन वगैरह में बच्चे अटकते हैं। तो इंटू 10⁻⁻6 ये हमारा एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन निकल गया। अब हमारे पास लेंथ है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन है, रेजिस्टिविटी है, तो किसने रोका है रेजिस्टेंस निकालने के लिए, आराम से निकल जाएगा। जस्ट फॉर्मूला में डाल देंगे रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ डिवाइडेड बाई क्या है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो रेजिस्टिविटी दिया हुआ 1.7 इंटू 10⁻⁸ ओम्स मीटर
एंड यहाँ पर लेंथ देखिए किलोमीटर में दिया हुआ है, इसको भी मीटर में करना है। तो अगर इसको मीटर में करना है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर होता है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मीटर, है ना, याद तो होगा, या फिर वो जो टेबल सिखाया गया आपको किंग हेनरी वाला उसको अप्लाई कर लीजिएगा इसमें भी, इंटू 1000। तो 0.1964 इंटू 10⁻⁻6 ये हमारा क्या है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अब 10⁻⁻8 और 10⁻⁻6 तो ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, कैंसल आउट होके इसका क्या, जब ये कैंसल आउट हो जाता है उस समय, जब ये कैंसिल आउट होकर छोटा छोटा नंबर में आता है ना, जैसे 10 स्क्वायर हो गया, 10⁻³ हो गया, उस समय आप पूरा कंप्लीट कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। देखिए 10⁻⁻8 इसको अगर मैं यहाँ पर आपको शो करूँ 1.7 इंटू ये 10⁻⁻6 को ऊपर लेके चला जाता हूँ तो ये प्लस हो जाएगा, है ना, इंटू 1000 और नीचे क्या था 0.1964। फिर ये जो 10⁻⁻8 ऊपर था उसको अगर मैं नीचे लेके आता हूँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए ये 10⁻6 10⁻8 इससे इसको कैंसिल कर दूंगा तो यहाँ पर सिर्फ 2 बचेगा, है ना। 10⁻6 मतलब क्या, 6 टाइम्स 10 1 2 3 4 5 6 और 10⁻8 मतलब क्या, 8 टाइम्स 10 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये देखिए 6 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा ना, पूरा 6 टाइम्स कैंसिल होकर 2 बचेगा, तो इसीलिए 10 स्क्वायर बच रहा है। तो 10 स्क्वायर मतलब क्या होता है 100, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर 100 होगा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी 2 0 कैंसिल हो जाएगा आपका। तो देखिए अभी 1.7 इंटू 10 कितना हो गया 17 एंड 0 पॉइंट डिवाइडेड बाई 0.1964, इसको फिर डिवाइड कर देना है। इसको आप कैसे डिवाइड करेंगे वो बता देता हूँ मैं। यहाँ पर आप पॉइंट देख के आप डर जाएंगे, तो डरना नहीं है। ये पॉइंट उठा के आप क्या करिएगा, यहाँ पर इंटू 1 लगा दीजिएगा और ये नीचे 4 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो 4 0 लगा दीजिएगा, तो आ जाएगा आपका क्या 1,70,000 समथिंग। तब उससे इसको डिवाइड करने से ये आ जाएगा। ये ऑलरेडी सॉल्व करके मैंने लाया हुआ है, ठीक है। तो तब ये वैल्यू आ जाएगा। तो इसको आप प्रॉपर जब आपकी कॉपी में करेंगे ऐसे नहीं होना चाहिए, कंप्लीट रफ वर्क आपके साइड में होना चाहिए, तो मेहनत करना होगा, ठीक है, कैलकुलेशन वगैरह प्रैक्टिस करना होगा। तो नेक्स्ट क्लास में मैं बाकी आगे का टॉपिक्स लेके आऊँगा। तब तक ये जितना न्यूमेरिकल्स कराया है एंड जो भी चीज़ें आज डिस्कस किया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको अच्छे से आप रिवाइज किए। खास करके मैं पॉइंट्स फिर से हाईलाइट कर देता हूँ। ये टेबल आपको याद होना चाहिए, इस टेबल में क्या है कि हर चीज़ का रेजिस्टिविटी है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि ये वैल्यूज़ अगर क्वेश्चन में नहीं दिए रहेंगे तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो। ये रिलेशन आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे जाके मैंने एक चीज़ समझाया था कि कैसे डायमीटर के साथ रिलेटेड है रेजिस्टिविटी, है ना, रेजिस्टेंस सॉरी। तो इसको आपको करना है एंड ये वाला पोर्शन याद रहना चाहिए। वैसे ये जो चीज़ है ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए, बाय बाय।